देखिए, आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे, स्ट्रगल फॉर द नॉर्थ इंडिया, स्ट्रगल फॉर द सुप्रीमेसी ऑफ नॉर्थ इंडिया 1। ये चैप्टर क्रॉनिकल से पढ़ने की नीड इसलिए नहीं है क्योंकि अपना पर्पस लॉस्ट कर गया है चैप्टर उस बुक में। पर्पस सतीश चंद्र की बुक में क्लियर है, जिस वजह से आपको ये चैप्टर पढ़ना है। हम आज जब ये चैप्टर कवर करेंगे तो कंपैरेटिव वे में बंगाल, पहले ईस्टर्न स्टेट्स जैसे कि बंगाल, उड़ीसा और असम कवर कर लेंगे, फिर वेस्टर्न स्टेट्स जैसे कि गुजरात, मालवा और मेवाड़ कवर करेंगे। फिर हमारा रहेगा नॉर्थ वेस्ट। तो जो नॉर्थ वेस्ट कवर करना है, मतलब वहां से एंट्री होगी बाबर की, तो उसको हम कल कॉन्टिन्यूटी में ही कवर करेंगे, ताकि आपको सारा फ्लो समझ आ जाए कि कैसे वो आया, क्या सिस्टम होता है। चैप्टर की खूबसूरती पे ज्यादा फोकस करना, ये चैप्टर सिर्फ इसलिए है कि आपको मुगल पीरियड की स्थापना और मुगल पीरियड के दौरान जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं उनके मुगलों के साथ संबंध ज्यादा बेटर क्लियर है, उसके लिए आज उनकी जड़ें ट्रेस कर रहे हैं, हम रूट्स को समझ रहे हैं। दिस इज द ओनली पर्पस ऑफ द चैप्टर। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, खास तरह का आर्किटेक्चर, ये वो, दैट इज द सेकंड इंपॉर्टेंस ऑफ द चैप्टर। इन पर्पस से एक एक माइन्यूट डिटेल पे उस लेवल पे वर्क करने की नीड नहीं है। जो एमसीक्यूज बनते हैं वो मैं आफ्टर द लेक्चर लिखवा दूंगा। ओके, स्टार्ट करें। चलिए स्टार्टिंग करते हैं हम। एक एक मिनट रुकना। स्टार्टिंग करते हैं हम इस चीज से कि जब तुगलक डायनेस्टी का लास्ट फेज चल रहा था, ऐसे में नोबिलिटी की इंटरनल डिसेंशंस की वजह से, उसके बाद 1398 में तैमूर का आक्रमण होना, उसके बाद तुगलक शासक का दिल्ली की गद्दी को छोड़ करके भाग जाना, छुप जाना, इन सारे कारणों से बड़े पैमाने पर एक कैओस क्रिएट हुआ दिल्ली और दिल्ली के कंट्रोल के ऊपर। जो कंट्रोल दिल्ली का फार फ्लंज एरियाज तक हुआ करता था, जैसे बंगाल, सिंध, मुल्तान, मालवा, मेवाड़, इस तरह के एरियाज। अल्टीमेटली दिल्ली में आई हुई इन कमजोरियों की वजह से, नोबिलिटी को मिली हुई एक्सेस पावर की वजह से, और अदर बहुत से रीजंस जो आपने अब तक हिस्ट्री में पढ़ लिए हैं सारे, इक्तादारी सिस्टम है, उसमें इनहेरिटेड रेवेन्यू कलेक्शन कंसेप्ट है, उसके द्वारा आर्मी मेंटेन करना है, फिर लोकल मासेस के बीच में लोकल रूलर्स का पॉपुलराइज हो जाना, इन सारे कारणों से एक स्ट्रेंथ गेन कर चुके हैं ये प्रोविंशियल रूलर्स। तो काफी सारे इंडिपेंडेंट सोवरेन स्टेट्स जो सुल्तानों के अंदर एग्जिस्ट करते थे, बहुत सारे गवर्नर्स जो इनके द्वारा अपॉइंट किए गए थे, और बहुत सारे नोबल्स, सो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के नोबल्स हैं, इन तीन ग्रुप्स ने मिल करके इंडिपेंडेंट स्टेट्स कार्व आउट करने शुरू किए। एक नए ही तरह का बैलेंस ऑफ पावर देखने को मिलता है इस समय में इन न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट्स में। बैलेंस ऑफ पावर से मेरा क्या मतलब है? देखिए, आप इस दौर में देखेंगे तो ईस्ट में आपको बंगाल, उड़ीसा एंड आसाम नजर आता है। तीनों ही इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में बिहेव करेंगे और तीनों ही एक दूसरे की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज को चेक करने का काम करेंगे। तो एक बैलेंस एस्टेब्लिश होगा ईस्ट में, और इस बैलेंस को एस्टेब्लिश आपस में लड़ रही है तीन ताकतें करेंगी। जब भी बंगाल आसाम की तरफ एक्सटेंड होना चाहेगा तो आसाम में उसे अहोम रोकने का काम करेंगे, और जब भी वो साउथ की तरफ एक्सटेंड होना चाहेगा तो साउथ के गंगा रूलर पहले और बाद में गजपति रूलर्स ये इसे रोकने का काम करेंगे। उसके बाद जब भी बंगाल वेस्ट की तरफ एक्सटेंड करना चाहेगा तो इसे दिल्ली के शासक रोकेंगे, और दिल्ली के शासकों के कमजोर पड़ जाने के बाद इसे जौनपुर के सरकी शासक रोकेंगे। इसके अलावा अगर हम वेस्ट के बैलेंस की बात करें तो यहाँ पर ऑलवेज टसल रहेगी गुजरात के ईस्ट में मालवा, और गुजरात के नॉर्थ में मेवाड़ यानी कि राजस्थान, राजपूताना में। तो जब भी गुजरात एक्सटेंड करना चाहेगा ईस्ट में या नॉर्थ ईस्ट में, तो इसको नॉर्थ ईस्ट से राजपूताना यानी कि मेवाड़ और ईस्ट से मालवा रोकने का काम करेगा। मालवा और राजस्थान को गुजरात रोकने का काम करेगा। तो वेस्ट में भी एक बैलेंस ऑफ पावर इंस्टॉल हो रखा है। ऐसे में एक समय ऐसा आता है कि जब लोधी दिल्ली की गद्दी को एक्वायर कर जाते हैं, तो लोधियों के बीच में और यूपी के ईस्टर्न एरिया में एस्टेब्लिश्ड जौनपुर नाम की किंगडम के बीच में ऑलवेज पावर स्ट्रगल रहेगा गंगा यमुना वैली को लेकर के। और ये पावर स्ट्रगल इतना स्ट्रांग रहेगा कि थ्रू आउट द लोधी पीरियड जौनपुर के शर्की शासक जो लोधियों को तंग करते ही रहेंगे, एक टर्बुलेंस और कैओस मचा करके ही रखेंगे इसी वैली के लिए। फाइनली 15th सेंचुरी का एंड आते आते, जब तक
सॉरी 16वीं सेंचुरी का एंड आते आते जब तक कंट्रोल नहीं कर लिया जाता लोधियों के द्वारा इनको पूरी तरह से क्या कहते हैं उसको, जौनपुर को, तब तक ये टर्बुलेंस चलता रहेगा। लोधी एक बारी जब जौनपुर को एक्वायर कर लेते हैं उसके बाद अब इनका फोकस आ गया है अपने साउदर्न रीजन की टर्बुलेंस को सेटल करने की तरफ। तो साउदर्न रीजन की तरफ इनका फोकस उस समय में है मालवा, गुजरात और मेवाड़। अब मालवा में एक खास तरह की चीज ये हो रही है कि मालवा डे 1 से ही अपनी इंटरनल डिसेंशंस के लिए जाना गया है। मालवा में अंदरूनी कलह रहती थी, वॉर ऑफ सक्सेशर्स, या फिर जो नोबिलिटी है और जो उनके अपने अंदरूनी सामंत हैं उनके द्वारा हमेशा सत्ता हथियाने की कोशिश जारी रहती थी। इस इंटरनल डिसेंशन की वजह से मालवा के ऊपर अपनी पावर को बढ़ाने का जो उस समय कवायद की गई वो गुजरात और मेवाड़ की तरफ से की गई। गुजरात और मेवाड़ के इस पावर स्ट्रगल में जो कि मालवा सेंटर बना हुआ है, ऐसा लगा कि जो भी मालवा को होल्ड कर जाएगा वो नॉर्थ में यानी कि दिल्ली पर दावेदारी रखने के लिए मजबूत हो जाएगा। तो यानी कि मालवा को फतेह कर लेना एक तरह से नॉर्थ उत्तर भारत में फतेह कर लेना जैसा होगा। इसी तीन ताकतों के पावर स्ट्रगल की वजह से लोधी ऊपर से मालवा चाहते हैं, गुजरात मालवा चाहता है और मेवाड़ भी मालवा चाहता है। इसी की वजह से शायद राणा सांगा को ऐसा लगता था कि अगर किसी तरह से इस मालवा की पावर स्ट्रगल के बीच में हम लोधियों को पछाड़ दें दिल्ली में तो फिर पूरा का पूरा उत्तर भारत हमारा। इसलिए राणा सांगा के द्वारा बाबर को इनवाइट किया गया था कि आप लोधियों को खत्म करिए आकर के, ताकि उसके बाद उसमें उन्हें लगा कि जैसे कभी तैमूर आक्रमण करके वापस निकल गया था दिल्ली पे रेड करके, बाबर भी आएगा रेड करके निकल जाएगा और इस कैओस का बेनिफिट हम उठाएंगे और हम अनडिस्प्यूटेड किंग होंगे इंडिया के। ये बिल्कुल उल्टा पड़ गया। बाबर आ गया, उधर से उज़्बेकों ने बाबर की टेरिटरी कब्जा कर ली। बाबर के पास और कुछ था नहीं, बाबर को अब दिल्ली में ही टिकना था और बाबर खुद को लेजिटिमेट अथॉरिटी होल्डर मानता था। तो वो जब एक बार आया है तो दिल्ली में ही टिक गया है, खुद राणा सांगा की जड़ें उखाड़ करके इसका अंत करके भारत को कब्जे होते। ये तो इस तरह के स्टेट्स की आपस की वॉर समझने का यह रीजन है कि आपको समझ आए कि क्यों राणा सांगा बुलाता है। क्यों जब राणा सांगा की इस उम्मीदों को भाप लिया है उसके बाद आगे आने वाले समय में लोधियों के अपने इंटरनल डिसेंशंस की वजह से दौलत खान लोधी और खुद इब्राहिम लोधी के चाचा क्यों फिर से बाबर को इनवाइट कर रहे हैं कि आप भी भारत आइए। और क्यों फिर जब वो भारत की तरफ आ रहा है तो क्यों फिर अचानक से स्टांस चेंज कर लेते हैं कि उसके खिलाफ, क्योंकि वो भाप गए हैं कि ये जब आएगा तो इस बार टिकेगा और ये टिका तो फिर तो हम गए, क्योंकि हम जो लोधियों से ही नहीं टकरा पा रहे तो बाबर से कहां से टकराएंगे, ये तो फिर मंगोल हैं। तो ये सारे कारणों को, इस सारी सिमेट्री को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए स्टार्टिंग करते हैं बंगाल से। देखिए बंगाल की अगर हम बात करें तो बंगाल ऑलवेज दिल्ली सल्तनत की जड़ों से बाहर रहा और समय समय पर खुद को इंडिपेंडेंट कराता रहा। आप सभी को पता है कि कैसे 1229 के अराउंड पहली बार दिल्ली सल्तनत के इल्तुतमिश के द्वारा बंगाल को कब्जा किया गया था। वो पहला दिल्ली शासक था जिसने बंगाल को कंट्रोल में लिया। उसके बाद समय आगे बढ़ा, तुगरिल बेग या तुगरिल खान के अधीन फिर से विद्रोह हुआ और 1279 की बात है, गयासुद्दीन बलबन ने इसको कंट्रोल करने का काम किया। उसके बाद समय आगे बढ़ा, 1323 के अराउंड गयासुद्दीन तुगलक गद्दी पर है और उसके तहत काम कौन कर रहा है, उलुग खान यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक उसका बेटा। तो गयासुद्दीन तुगलक के तहत बंगाल पर आक्रमण किया गया और बंगाल को 3 हिस्सों में बांट दिया गया था उस समय में। एक हिस्सा बनाया गया लखनौती, एक हिस्सा सोनारगांव और एक हिस्सा उस समय में सतगांव यानी कि चिट्टागांव जो आज की डेट में जाना जाता है। इस तरह से 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। समय आगे ये जो गयासुद्दीन तुगलक का आक्रमण हुआ था ये इस वजह से हुआ था क्योंकि इस समय में बुगरा खान जो कि बलबन का बेटा होता था, बलबन ने तुगरिल बेग के रिवॉल्ट को दबा करके अपने बेटे बुगरा खान को बैठाया था। बुगरा खान के बेटों में इस समय यहाँ पर आपस में द्वंद्व चल रहा था जिसका फायदा गयासुद्दीन तुगलक ने उठाया। गयासुद्दीन तुगलक के इस आक्रमण के बाद एक दौर ऐसा आया कि लगभग फिर 200 साल तक किसी ने दिल्ली पर नजर नहीं डाली और इसी 200 साल के तहत फाइनली 1538 में जब दिल्ली भारत में बाबर का शासन है, ऐसे में एक पर्सन खड़ा होगा बिहार के इलाके से जिसका नाम है शेरशाह सूरी। तो 1538 में शेरशाह सूरी बंगाल पर आक्रमण करेगा। 1538 से पहले अब उसके पहले कोई छेड़ने का काम नहीं करता है किसको, बंगाल को। 200 साल का एक स्थायित्व का दौर मिला, एक स्टेबिलिटी का फेज आया और इस स्टेबिलिटी के फेज के तहत क्या होता है अब हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए सबसे पहले आप एक चीज को समझिए। देखिए एक शासक हुआ करता था बंगाल का जिसका नाम है इलियास। ये जो इलियास हुआ करता था इसके द्वारा बंगाल की इसी टर्बुलेंट सिचुएशन को देखा। उसने देखा कि एक तो हम काफी डिस्टेंस पर हैं और दिल्ली से बहुत दूर हैं
सेकेंड एस्पेक्ट, बंगाल का क्लाइमेट जो काफी इनडिफरेंट हुआ करता था दिल्ली के नोबल्स और दिल्ली के लिए, क्योंकि काफी वेट क्लाइमेट है, जैसे आप ट्रॉपिकल क्लाइमेट कह सकते हैं। और तीसरी चीज इंपॉर्टेंट हुआ करती थी नेटवर्क ऑफ द कम्युनिकेशन, जैसे कि वाटरवेज। तो बंगाल से कनेक्ट होने के लिए आपको वाटरवेज के माध्यम से चलना पड़ेगा, और तुर्किश सुल्तान इस वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से फेमिलियर नहीं हुआ करते थे वाटरवेज, क्योंकि वहां पर वाटरवेज हुआ नहीं करते थे। इन सारे कारणों से बंगाल के सुल्तान को एक लेवरेज इफेक्ट मिलता था कि वो खुद को इंडिपेंडेंट करा सकता है। अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि बड़े पैमाने पर जब आप दिल्ली सल्तनत से लगभग कटे ही हुए हैं पिछले 250-300 साल से, तो आपका अपना एक बंगाली वे ऑफ स्टाइल, बंगाली वे ऑफ लाइफ डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से आप आम लोगों के साथ बहुत हाईली कनेक्ट होते हैं, तो पॉपुलैरिटी फैक्टर बहुत स्ट्रांग है। तो जो बंगाल के शासक इंडिपेंडेंट होंगे, दे वर वेरी पॉपुलर अमंग द मासेस, तो इनकी पॉपुलैरिटी बहुत स्ट्रांग थी, जिसकी वजह से फिरोज शाह तुगलक बंगाल फतेह नहीं कर पाएगा। ऐसे में इलियास गद्दी पर बैठता है, और इलियास प्रयास करता है उन दिनों में, ये 1338 का टाइम है कि वो खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करता है, और ठीक इसके 4 साल के अंदर अंदर ही वो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज बंगाल के साथ जोड़ेगा। जैसे सबसे पहले ये अपनी कैपिटल पांडुआ को बनाएगा, तो पांडुआ बंगाल का एक इंपॉर्टेंट रीजन है जो इसकी कैपिटल बन जाएगी। फिर ये अपने वेस्टवर्ड आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। वेस्टवर्ड आगे बढ़ते हुए ये चंपारण को अपने कंट्रोल में लेगा, आगे बढ़ेगा, गोरखपुर को कंट्रोल में लेगा, आगे बढ़ेगा, बनारस को कंट्रोल में लेगा। तो चंपारण, गोरखपुर, बनारस, जिस तरह से वेस्टवर्ड चले जाता है, अपने बॉर्डर बनारस तक लेकर के जाता है, तो इसका कन्फ्रंटेशन यहाँ पर लाजमी बन जाता है। उस समय दिल्ली में सुल्तान बनकर बैठे हुए फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक जब ये वेस्टवर्ड एक्सपेंड कर रहा है, जिसका नाम है इलियास, जो अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करने के बाद अब बंगाल के इतिहास में जाना जाएगा शमशुद्दीन इलियास शाह। तो इसके बाद आप देखेंगे शाह डायनेस्टी शासन करेगी बंगाल में, और इसके अलग अलग शासन आएंगे अभी। तो ये शमशुद्दीन इलियास शाह जब वेस्टवर्ड एक्सपेंड कर रहा है, ऐसे में इसका कन्फ्रंटेशन फिरोज शाह तुगलक होने का लाजमी है। तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा 2 आक्रमण किए जाएंगे बंगाल पर। जब भी पहला आक्रमण फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया जाएगा, उस समय में पांडुआ को सीज कर लिया जाएगा, कंट्रोल में ले लिया जाएगा। सबसे पहले बनारस छुड़ाया जाएगा, गोरखपुर, चंपारण और पांडुआ तक घुस जाएगा। पांडुआ को कंट्रोल करने के समय जो शमशुद्दीन इलियास शाह है वो रिट्रीट कर जाएगा, और एकदल का किला है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फोर्ट है उस टाइम का, इसको भेद पाना थोड़ा सा नामुमकिन है उस समय के सुल्तनत रूलर की सेनाओं के लिए। तो एकदल के किले में वो शरण ले लेगा। किसी तरह से 2 महीने की सीज के बाद फिरोज शाह तुगलक प्रयास करेगा कि कई तरह के ल्यूक्रेटिव ऑफर्स दिए जाएंगे कि तुम बाहर आओ, तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं। ऐसे में जब प्रयास किए जाएंगे इसके द्वारा, शमशुद्दीन इलियास शाह के द्वारा, तो बंगाली सेनाओं और सल्तनत की सेनाओं के बीच में युद्ध होगा, बंगाली सेना का नुकसान होगा। इलियास जो है वो फिर से वापस जाकर के एक दल के किले में छुप जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली समय ज्यादा बीतता चला जा रहा है, और फिरोज शाह तुगलक को कहीं ना कहीं ट्रीटी कंक्लूड करनी पड़ती है, दैट वाज ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, जिसके तहत वो वापस चला जाता है, और बिहार में बहने वाली नदी कोसी जो है उसे बॉर्डर मान लिया जाता है कि कोसी के वेस्ट तुम नहीं आओगे, कोसी के ईस्ट हम नहीं जाएंगे। इसके बाद लगातार ट्रिब्यूट पे करता रहता है इलियास शाह, लेकिन किसी हालत में भी वो किसी तरह से दिल्ली के सुल्तान के अधीन नहीं था। कंप्लीटली इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में वो शासन करता रहता है। समय आगे बढ़ता है, फिर से यही प्रयास आगे बढ़ते हैं, कोसी के इस बॉर्डर को वायलेट करने की कोशिश की जाती है, और फिर फिरोज शाह तुगलक का आक्रमण होता है। इस बार शमशुद्दीन इलियास शाह की जगह उसका बेटा सिकंदर गद्दी पर बैठा हुआ है। तो सिकंदर शाह के समय में जब आक्रमण करेगा फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर शाह फिर से वही टेक्निक यूटिलाइज करेगा। वो फिर एक दल के किले में छुप जाएगा। एक दल के किले में छुपने के बाद फिर काफी लंबे समय तक का सीज रहेगा, लेकिन इस सीज के दौरान फिरोज शाह तुगलक को कुछ नहीं मिलता, और फिर से ट्रीटी ही साइन कर ली जाती है, और फिर से अपनी अपनी वापस पोजीशन रिस्टोर की जाती है। इसके बाद लगभग 200 साल बीत जाएंगे, कोई झांकेगा नहीं दिल्ली की बंगाल की तरफ। ये एक सिचुएशन है। तो आपने नोटिस किया, इस तरह से लोकल रूलर अपनी पोजीशंस पर बैठ चुके हैं। शमशुद्दीन इलियास शाह जो हुआ करता था, जब एक दल के किले में छुपा हुआ था, उसने बड़े पैमाने पर लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए हाई लेवल पर बंगाल में लोगों को जागीरदारी देनी शुरू कर दी। जितने भी इंपॉर्टेंट नोबल्स थे, जितने भी इंपॉर्टेंट मुस्लिम क्लर्जी सेक्शंस थे, और जितने भी आम जनमानस में बैंकर्स और मर्चेंट्स जिनका इन्फ्लुएंस स्ट्रांग हुआ करता था, उनको बड़े लेवल पर लैंड एलोकेट कर दिया गया उसके द्वारा, ताकि ये लोग मेरे साथ जुड़ सके और मुझे मदद करे पांडुओं का किला छुड़वाने में। लेकिन उस समय में वो प्रयास तो सफल नहीं हो पाए, ट्रीटी ही कंक्लूड करनी पड़ी। लेकिन ये चीज आगे जाकर के इस वे में यूटिलाइज हुई कि बंगाल के शासकों ने बड़े पैमाने पर हिंदुओं को नौकरी में रखना शुरू किया, और हिंदू एडमिनिस्ट्रेशन बहुत स्ट्रांग हो गया था इनके समय में। ये उस समय की शमशुद्दीन इलियास शाह की शुरू की गई पॉलिसी ही थी
जो एक पॉपुलिस्ट मेजर था कि वो लोगों को अपने साथ जोड़ सके, लोग फिरोज शाह तुगलक को रिपल करें, जो उस समय में उतना काम नहीं आया, लेकिन आने वाले समय में शाह शासकों के अधीन बड़े पैमाने पर हिंदुओं को नौकरी में रखा गया, जिस चीज की वजह से ही इनका शासन इतना मजबूत हो पाया। और इसके बाद अब आगे जाकर के देखेंगे तो बंगाल में आपको अंग्रेजों के आगमन में एक सिस्टम नजर आएगा कि यहाँ पर बड़े पैमाने पर जमींदारी और अदर जागीरदारी सिस्टम एग्जिस्ट कर रहे थे, और बड़े लेवल पर बिग प्रॉपर्टी होल्डर सेक्शन एक एग्जिस्ट करता था, जिसकी वजह से ही अंग्रेजों ने यहाँ पर जमींदारी सिस्टम भी लागू किया, और अदर एरिया में उन्होंने जमींदारी सिस्टम लागू नहीं किया था, बंगाल बिहार उड़ीसा के एरिया में ही किया था। दैट वाज द रीजन। तो कुल मिलाकर के ये सारी शुरुआत शमसुद्दीन इलियास शाह के समय में ही शुरू हो चुकी थी, लोगों को इतने बड़े लेवल पर लैंड एलोकेट करने की, इस चीज की जड़ों को समझना। तो अगर यहाँ से ऐसे पढ़ोगे, आने वाले समय के प्रोसीजर भी याद रहेंगे कि क्यों भाई जमींदारी सिस्टम इन बंगाल ओनली, है ना। और एक एमसीक्यू भी सॉल्व हो गया आपका कि दिस इज द रीजन कि वो पॉपुलिस्ट मेजर्स के तौर पर की गई एक्टिविटी थी, और उसके इतने पॉपुलर होने की वजह से ही फिरोज शाह तुगलक शायद उसे नहीं भी हरा पा रहा था। ये एक इंपॉर्टेंट रीजन है। तो एज कंपेयर टू दिल्ली सुल्तनत रूलर्स, जो अपनी टेरिटरीज में देवर नॉट पॉपुलर, वो डिफरेंट डिफरेंट एक्ट कर रहे हैं उलेमास को खुश करने के लिए, लोगों औरतों को मकबरे पर जाने, पीरों की मजारों पर जाने से रोक रहा है फिरोज शाह तुगलक। इसके कॉन्ट्रेरी टोटली जो लोकल रूलर हैं वो ज्यादा पॉपुलर है मासेस के बीच में, क्योंकि शायद उन्होंने लोकल कल्चर, सोशल, सोसाइटी, इकोनॉमी को अडेप्ट कर लिया है। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आई बात समझ में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट शासक इसी गद्दी में आकर के बैठेगा जिसका नाम है आजम शाह। 1489 से लेकर के लगभग 1519 तक ये पर्सन गद्दी पर बैठा रहेगा। ये डेट्स ज्यादा याद रखने की टेंशन मत लेना, नॉर्मल सा ही सिस्टम चलेगा इनका। ओके, अब ये जो आजम शाह गद्दी पर बैठे हैं, इनके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। ये क्या करते हैं? आजम शाह के बारे में इंपॉर्टेंट बातें ये हैं कि इसके समय में बड़े पैमाने पर एक्सपेंशन करने का प्रयास किया गया, और जो चिट्टागांव का पोर्ट था उसकी इंपॉर्टेंस बहुत इंक्रीज हो गई। उसका रीजन क्या है? आजम शाह के द्वारा उस समय में चाइना के साथ रिलेशंस काफी स्ट्रांग किए गए। ठीक है, किसके साथ रिलेशन स्ट्रांग किए गए? चाइना के साथ रिलेशंस काफी स्ट्रांग किए गए, और इन रिलेशंस की बदौलत ही यह सिचुएशन रीच हो पाई थी कि यहाँ से बड़े लेवल पर एक एनवॉय, एक पूरा का पूरा प्रतिनिधि दल इन्होंने चाइना में भेजा था, और एक प्रतिनिधि दल चाइना से भी भारत आया था, जिसमें वो बहुत सारे गिफ्ट्स एंड प्रेजेंट्स लेकर के आए थे, और उन्होंने बदले में ये मांगा था कि आप कुछ बुद्धिस्ट मॉन्क हमें भेज दीजिए। तो यहाँ से ये प्रमाण मिलता है कि इस दौर तक भी एक बुद्धिज्म एग्जिस्ट कर रहा था बंगाल के अंदर। ऐसा नहीं है कि बुद्धिज्म पूरी तरह से वैनिश हो चुका था। इम्पोर्टेंस इस बात की ये है कि चाइना के साथ जब भारत के स्तर पर संबंध मैनेज नहीं हो रहे थे, यानी कि दिल्ली की गद्दी के द्वारा, इस दौर में बंगाल के शासकों ने चाइना के साथ संबंध मैनेज किए। चिट्टागोंग पोर्ट अपने ही आप में एक इंपॉर्टेंस में आया, और बहुत सारे प्रोडक्ट चाइना से चिट्टागोंग पोर्ट आते थे बंगाल की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए, और बहुत सारे प्रोडक्ट चिट्टागोंग पोर्ट के थ्रू चाइना से मंगा के उसी पोर्ट से बंगाल के यह सुल्तान शासक आगे भेजने का काम करते थे। तो मतलब उनको रीसेंड करने का काम भी करते थे। तो चिट्टागोंग इतना इंपॉर्टेंट हो गया। इसी बात को आप समझना है कि जब भारत में आगे जाने वाले समय में अंग्रेज आएंगे तो चिट्टागोंग का पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उनको सिर्फ आग उसी की लगी होगी कि किसी तरह से ये हमें मिल जाए, और इसकी इंपॉर्टेंस है चाइना के साथ रिवाइव किए गए संबंध। जो संबंध रिवाइव हुए किनके समय में? इन शाह शासकों के समय में, जो बंगाल के इंडिपेंडेंट सुल्तान बने हैं। आई बात समझ में? तो चिट्टागोंग इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया उन दिनों में। ये इंपॉर्टेंट है, ये पहली बात है। सेकंड इंपॉर्टेंट बात जो इसके बारे में समझनी है वो ये है कि आर्ट एंड आर्किटेक्चर पे इन्होंने काफी फोकस किया है, और मॉस्क्यूज एंड अदर टेम्पल्स बनाने का काम किया है। तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर में भी एक यूनिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है जो लोकल आर्किटेक्चर है। मैंने आपको बताया बंगला, डोम और बाकी चीजें वो इसी समय में बनने का काम हुआ था। लोकल आपने जिस तरह की हट और कुटिया हुआ करती लोगों की, जो उसके ऊपर थैचेस डाला करते हैं, उस तरह के डोम्स यहाँ पर बनते हैं, जिसको बाद में दिल्ली के सुल्तान और दिल्ली में आने वाले मुगल शासकों ने भी धीरे धीरे अडॉप्ट किया, और आपको भारत के स्तर पर इस तरह के डोम बनने दिखने शुरू होंगे। तो एक यूनिक स्टाइल ऑफ लोकल आर्किटेक्चर आपको इन्हीं शासकों के तहत दिखता है। ये भी एक तरह का पॉपुलिस्ट मेजर है कि लोकल लोग प्लीज होने चाहिए। आम जनमानस से जुड़ी हुई हमारी जिंदगी है, खेती बाड़ी पर आधारित है। जिस तरह की उनकी कुटियां हैं, पूजा करने की जगह है, मस्जिदें, मॉस्क्यूज भी वैसी होनी चाहिए, क्योंकि मुसलमान कौन है? कन्वर्टेड। तो आपको जो बंगाल में मुसलमान देखेगा, ये मेजोरिटी ऑफ द कन्वर्टेड मुस्लिम है, जो अट्रैक्ट ही नहीं हुआ था भारत की आजादी के समय पाकिस्तान वाले मुस्लिम से। तो पाकिस्तान का मुस्लिम और ये बंगाल का मुस्लिम बहुत डिफरेंट है।
ये टोटली अलग है, इसको हम उस ऑर्थोडॉक्स सुन्नी मुस्लिम कैटेगरी से नहीं जोड़ सकते। ये लैंग्वेज से एफिनिटी ज्यादा रखता है, ये कल्चर से एफिनिटी ज्यादा रखता है, ये सॉइल से एफिनिटी ज्यादा रखता है, फार्मिंग से एफिनिटी ज्यादा रखता है। सिर्फ और सिर्फ ये कन्वर्ट इस्लाम में हुआ है सुल्तान शासकों की वजह से, और सुल्तान शासक ने इन्हें कभी डोमिनेट करने का प्रयास ही नहीं किया। उसने खुल के इन्हें सर्विसेज में लिया, खुल के प्रेस्टिजियस पोजीशन दी, इसलिए धर्म परिवर्तित होने के बावजूद भी इन्हें कभी लगा ही नहीं कि अपनी जमीन से टूट गए, अपने कल्चर से टूट गए। तो जब पाकिस्तान ने ऐसा करना चाहा, फिर इन्होंने अलग कंट्री की डिमांड की और ये अलग हुए। आई बात समझ में? इस बात को ऑलवेज ध्यान में रखना। ये सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर। थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि बहुत ही लिबरल ग्रांट्स दी गई लोकल भाषाओं में ग्रंथों को कन्वर्ट करने की। जैसे बंगाली भाषा में संस्कृत के बहुत से ग्रंथ कन्वर्ट किए गए हैं इस टाइम पर। और आपको पता है कि बंगाल में बहुत फेमस राइटर्स हैं, जैसे मलधार बासु एक इंपॉर्टेंट राइटर है, जिसके द्वारा अलग अलग टेक्स्ट जो है ट्रांसलेट किए गए हैं, और उनके द्वारा ही श्री कृष्ण विजय नाम का एक ग्रंथ लिखा गया है, जो कि बहुत ही उत्कृष्ट नमूना है लेखनी का बंगाल में। तो बंगाल में बंगाली भाषा को प्रमोट करने का काम किन शासकों को जाता है? बंगाल के शासकों को जाता है। तो बंगाली लिटरेचर को प्रमोट कर रहे हैं। आई बात समझ में? ये सारी बातें इनके बारे में ज्यादा जानकारी की है, बस ज्यादा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। उसके बाद एक शासक आ जाएंगे, ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट शासक इनके, जिनका नाम है अलाउद्दीन हुसैन शाह। ठीक है, इनके बारे में ज्यादा याद रखना, बाकी टेंशन कोई नहीं लेना। इन शासक की क्या खासियतें हैं? इन शासक की खासियतें ये हैं कि जहां एक तरफ ये बंगाल के लिटरेचर, बंगाल की नॉलेज को प्रमोट करने का काम कर रहे हैं, आर्किटेक्चर प्रमोट कर रहे हैं, चाइना के साथ ट्रेड एंड रिलेशन प्रमोट कर रहे हैं, और सोचिए बुद्धिस्ट मॉन्क मांगे जा रहे हैं, तो ये टॉलरेंट कितने होंगे रिलीजन में? बुद्धिस्ट मॉन्क को रिस्पेक्ट देते हैं, तभी तो इनसे बुद्धिस्ट मॉन्क मांगे गए हैं। जहां ये बुद्धिज्म और अदर चीजों को सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं, वहीं पर इनके संबंध अपनी जो पिछली लीनियंसी है, उस लीनियज है, उससे तोड़ने का काम भी नहीं किया गया। तो इन सभी शासकों के संबंध बहुत स्ट्रांग थे शिराज के हाफिज के साथ। आपने पढ़ा था दक्कन के सुल्तान शिराज, पर्शिया को शिराज कहते थे, शिराज का एक बहुत तगड़ा पोएट था हाफिज, हाफिज को गिफ्ट भेज करके बुलाया करते थे। तो हाफिज का दोस्ताना संबंध किसके साथ था? अलाउद्दीन हुसैन शाह। वो इनके दरबार में आया करते थे, हाफिज इनके दरबार में रहा करते थे। मतलब पर्शिया के साथ एक रिलेशन ट्रेस्ड है, और शिराज को इंपॉर्टेंस प्रॉपर दी जा रही है। ऐसा हो सकता है कि लेजिटिमाइजेशन का ये एक तरह का खास प्रोसेस हो या ऐसा हो सकता है कि उस समय में आप देखिए कि शिराज को कौन, हाफिज को कौन बुला रहा है? एक तो दक्कन के सुल्तान, बंगाल के सुल्तान, ये कौन है जो दिल्ली के सुल्तानों से अलग है? तो जिस समय में शायद दिल्ली में मुस्लिम ऑर्थोडॉक्सी का हावी पना हुआ, उसी समय में लिबरल सोच हावी हो गई है। कहां पर? दक्कन में और बंगाल में। और बंगाल और दक्कन के शासक शायद इसलिए भी टिक पाए हैं क्योंकि वो लिबरल लोगों को समर्थन दे रहे हैं, जहां पर फिरोज शाह तुगलक एक नया ट्रेंड चला करके गया है कट्टर लोगों को समर्थन देने का। तो दैट वाज द स्ट्रॉन्ग डिफरेंस। आई बात समझ में? दैट्स व्हाई इनको लोकल लोगों की पॉपुलैरिटी मिली, सपोर्ट मिला। ये मुस्लिम ऑर्थोडॉक्स सिस्टम के दम पे नहीं चलते थे, इसलिए इनकी मस्जिदें भी लिटरली रिलीजियस एस्पेक्ट से थी। इन्होंने मंदिरों को ढहाने का काम नहीं किया है, इन्होंने उल्टा और चीजें निर्माण करने का काम किया। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इस चीज को समझना जरूरी है। तो ये जो अलाउद्दीन हुसैन शाह है, इसी के समय में बड़े पैमाने पर इन जितने इंपॉर्टेंट फिजिशियन हैं, वजीर है, इंपॉर्टेंट चीफ ऑफ द गार्ड हैं, सभी इंपॉर्टेंट पोस्ट पर जो बैठाए गए हैं वो बंदे सारे हिंदू हैं। तो बड़े लेवल पर हिंदुओं को इंडक्ट किया गया इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट पोस्ट को। दो इंपॉर्टेंट वैष्णवाइट मेंबर हुआ करते थे इनके दरबारों के, जिसका एक का नाम हुआ करता था रूपा, एक का नाम हुआ करता था सनातन। तो रूपा और सनातन को इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट पोस्ट पर, एक तो चीफ सेक्रेटरी था, लाने का मतलब यह है कि वैष्णवाइट रिलीजन के लिए फुल टॉलरेंस है। तो अब देखिए वैष्णवाइट्स को टॉलरेंस है, हिंदुओं को प्रॉपर इंडक्ट किया जा रहा है, बुद्धिस्ट मॉन्क सेंड किए जा रहे हैं। तो जब आपको क्वेश्चन आएगा तो ये आएगा कि जहां पर एक तरफ सल्तनत दिल्ली की इनटॉलरेंट हो रही थी, तो क्या ऐसे में जो अदर फार फ्लंज एरियाज की इंडिपेंडेंट किंगडम बनी वो मोर टॉलरेंट थी दिल्ली की कंपैरेटिवली, तभी उन्हें आम जनमानस का समर्थन मिला। यस, दे वर मोर टॉलरेंट। तो आज हमारी कंट्री का जो एक कॉस्मोपॉलिटन सा कल्चर क्रिएट हुआ है, इसमें दिल्ली सुल्तानों का हाथ तो अगर कम माने, इससे ज्यादा हाथ है उन इंडिपेंडेंट शासकों का, जिन्होंने लोकल एरिया में जाकर के सिस्टम बनाया, क्योंकि भाषाएं इन्होंने दी है, लोकल आर्किटेक्चर इन्होंने दिया, भारत इससे बनता है। आई बात समझ में? ये सारी बातें अलाउद्दीन हसन शाह, उसके पहले आजम शाह और उसके पहले शमशुद्दीन इलियास शाह, ये सारी बातें इनके बारे में इंपॉर्टेंट बनती हैं। जब ये शासन कर रहे हैं, ऐसे में एक शासक हिंदू भी बीच में आ जाएंगे जिनका नाम है राजा गणेश। बीच में एक ऐसा स्पैन आएगा, कुछ समय के लिए राजा गणेश का दौर आ जाएगा। राजा गणेश शासन कर रहा है, लेकिन मुस्लिम नोबिलिटी को यह बर्दाश्त नहीं। वो उस समय में इब्राहिम शाह सरकी को बुलाएंगे कि इसको सेट कर तू जरा, ये बहुत हीरोगिरी दिखा रहा है। इब्राहिम शाह सरकी आएगा,
इसको राजा गणेश को सेट कर देगा और इसके बेटे जदूदास को गद्दी पे बैठा देंगे। जदूदास को गद्दी पे बैठाने की शर्त ये होगी तुम इस्लाम अपना लो। जदूदास इस्लाम अपना लेगा। तो राजा गणेश के सभी बेटों ने आगे इस्लाम अपना करके मुस्लिम धर्म में ही कंटिन्यू करना चाहा। ये बात याद रखना। तो एक तरह का फेज ये भी आएगा, मेजोरिटी ऑफ द हिंदू मुस्लिम भी बन करके अपना शासन आगे कंट्रोल कर रहे हैं। तो बहुत लिबरल सी अप्रोच है। ये है सारी बातें बंगाल के शासकों के बारे में, चाहे उनकी लेखनियों की बात की जाए, हिंदू ऑफिसर्स को इंडक्ट करने की बात की जाए, पर्शिया के और बुद्धिस्ट मॉन्क्स को समर्थन करने की बात की जाए, लोकल बंगाली राइटर जैसे मल्धार बासु और इन सारे सेगमेंट्स को समर्थन करने की बात की जाए, और भी बहुत से इंपॉर्टेंट पर्संस हैं। जैसे इसी समय पे एक बहुत इंपॉर्टेंट राइटर हुए इनके दरबार में जिनका नाम हुआ करता था बृहस्पति मिश्रा। बृहस्पति मिश्रा के द्वारा अमर कोश, उन्हीं के द्वारा बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स थी, शिशुपाल वध हमने पढ़ी थी, माघ ने लिखी थी। तो अमर सिम्हा की अमर कोश माघ के द्वारा लिखी, शिशुपाल वध, उसके बाद पंचतंत्र की कहानियां, उसके बाद महाभारत रामायण, ऐसे सारे ग्रंथ बंगाली में कन्वर्ट किए गए हैं और बृहस्पति मिश्रा को इन्हीं ने शरण दी है। तो अब देखिए इंपॉर्टेंट राइटर्स, इंपॉर्टेंट सेगमेंट, एक कंप्लीट कॉस्मोपॉलिटन टॉलरेंट एटीट्यूड है जो इतने लंबे समय तक इन्हें चला। बंगाल यहां से आता है, आज का प्रेजेंट बंगाल यहां से आता है। ये दिल्ली सल्तनत की देन नहीं है, ये लोकल इंडिपेंडेंट सुल्तान शाह शासकों की देन है। जो आज बंगाल का आप कल्चर देख रहे हो, बंगाल के मुस्लिम देख रहे हो, और बंगाल और बांग्लादेश की आपस में एक अफिनिटी आप देख पा रहे हो, मुसलमान। तो इसलिए वहां का मुस्लिम जो है वो ऑलवेज ये कहता है कि वी आर एक्चुअल बंगाली, वी आर एक्चुअल भारतीय। तो जब आप उन्हें एकदम अलग दूसरे मुस्लिम से जब आप जोड़ते हैं तो उन्हें भी प्रॉब्लम रहती है कि वी आर मोर बंगाली देन द बंगालीज। तो बंगाली कौन है एक्चुअल में देखा जाए तो? बंगाली रिलीजन कोई भी है, बंगाल तो रीजन है ना। तो वो जैसे पंजाब में रहने वाला मुसलमान खुद को ठेठ पंजाबी कहता है, ऐसे वो खुद को असली बंगाली कहते हैं। और बंगाली, उर्दू से ज्यादा उनका मोह बंगाली के साथ है, इसलिए बांग्लादेश मांगा गया, उर्दू देश नहीं मांगा गया। उर्दू तो थोप रहे थे उनपे, तो वो कहते तुम भाड़ में जाओ, उर्दू नहीं बंगाली चलेगी। यहां से भारत का कल्चर निकलता है। आई बात समझ में? दैट वाज द इंपॉर्टेंट। इसके बाद अब इनकी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी की बात कर लें। तो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी में आप बात करते हैं आसाम की। देखिए जब मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी जिस समय में भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी के अंडर अपने अलग अलग एरियाज को कैप्चर कर रहा था, वेस्ट में, नॉर्थ में और सेंट्रल इंडिया के, इसी समय में मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ईस्ट में चला गया था। आपको पता है मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी के समय से ही प्रयास किए जाते थे कि आसाम के एरिया को कंट्रोल में लेकर के आए। अब आसाम के एरिया में क्या हो रहा है कि 13th सेंचुरी आसाम की डिवाइडेड है दो ताकतों के बीच में। एक ताकत है आसाम के वेस्ट में जिसका नाम है कामता, जिसको कामता शासक जिन्हें हम कहेंगे कामरूप का इलाका, और एक है आसाम का ईस्ट का एरिया जिसे हम कहते हैं अहोम। अब होता क्या है कि ये कामता वेस्ट, ईस्ट, अहोम, ये कामता और अहोमों के बीच में लगातार युद्ध चलते रहेंगे और इन युद्धों में अंततः अहोम ही विजय होंगे। इसकी वजह से 13th सेंचुरी में अहोम के द्वारा विजय प्राप्त की गई और आसाम को अपना नाम अहोम से ही मिलता है। ये अहोम कौन हुआ करते थे? देवर मंगोलॉइड। ये बर्मा से आए थे, म्यांमार से आए थे, और म्यांमार के शान एरिया से, शान हमने पढ़ा था। और ये मंगोलॉइड है एक तरह के, जो भर भारत में आकर के सेटल होते हैं। ये आसाम आने के बाद बहुत तेजी से हिंदुआइज होने की शुरुआत कर लेंगे। तो मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी के समय से ही आसाम पर आक्रमण किया जाता है। तो अगर आप बंगाल को देखेंगे तो बंगाल ऊपर जाता है, ऐसे चिकन नेक बनता है और उसके बाद ईस्टवर्ड एक्सपेंड करता है। तो बंगाल के ईस्टवर्ड आज की डेट में एक डिस्ट्रिक्ट, एक एरिया आता है कूच बिहार। कूच बिहार, आपसे कोई पूछे कूच कामता क्या है? कूच बिहार। पुराना कामता आज का, पुराना कामरूप आज का कूच बिहार। अब कूच बिहार का इलाका था। अब इसकी कहानी सुनाते हैं, सुनिए। तो बंगाल के शासकों के द्वारा हर बार प्रयास किया जा रहा है कि हमें किसी तरह से आसाम चाहिए, क्योंकि आसाम की हाई लेवल रिच फर्टाइल ब्रह्मपुत्र की वैली सबसे पहला। दूसरी बात, आसाम की उस ब्रह्मपुत्र वैली की एक फास्ट फर्टिलिटी तो है, सेकंड एस्पेक्ट उसका बड़े पैमाने पर रिवरिन ट्रैफिक, रिवरिन ट्रैक्ट, ब्रह्मपुत्र नदी सबसे बेस्ट रिवरिन रिवर मानी जाती है, बड़े लेवल पर उससे व्यापार हो सकता है, सीधा वहां से सीधे संबंध चाइना से स्थापित हो सकते थे, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। उसके बाद पाइन के फॉरेस्ट, ब्रह्मपुत्र वैली के पाइन फॉरेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे कारण है जिसकी वजह से ब्रह्मपुत्र तो चाहिए था ऑलवेज। अब इसी होड़ में जब आक्रमण समय समय पर किए जाएंगे, तो शुरुआत में कामरूप के ऊपर आक्रमण किए जा रहे हैं, लेकिन कामरूप रिपेल कर रहा है उस चीज को। अल्टीमेटली कामरूप एक प्रॉब्लम क्रिएट कर लेगा, साइमल्टेनियसली वो बंगाल के सुल्तान शासकों से भी युद्ध कर रहा है और साइमल्टेनियसली वो पंगा डाल लेगा अहोम के साथ। जब दो तरफ से दुश्मन आ जाएंगे, ऐसे में जब बंगाल के शासकों का उन पर आक्रमण होगा, इसमें मदद कर देंगे कौन? इनकी अहोम शासक, बंगाल के शासकों की। कामरूप को अप्रूव कर दिया जाएगा और कूच बिहार का इलाका स्थापित कर दिया जाएगा, कामता सारा कंट्रोल में आ जाएगा। इसके बाद अब टेरिटरी बच जाती है कौन सी? ब्रह्मपुत्र के इलाके की। अब प्रॉब्लम किनके साथ शुरू हो जाएगी? नेक्स्ट पर्सन कौन बचते हैं? अहोम। अहोमों का एक शासक है जिसका नाम है सुहुंगमुंग।
ठीक है, सहुंगमुंग, सुंगमुंग, सुंगमुंगू कहते हैं। तो अहोमों का एक शासक है सुंगमुंगू। अब ये सुंगमुंगू के ऊपर एक नरेंद्र देव नाम के बहुत इंपॉर्टेंट वैष्णवाइट संत हैं, आपने पढ़ा था आसाम में। उनके द्वारा इनके ऊपर इतना प्रभाव रहेगा कि अपना नाम बदल के स्वर्ग नारायण कर लेंगे। सुंगमुंग का नाम बदल के क्या हो जाएगा, स्वर्ग नारायण। तो स्वर्ग नारायण शासक मत भूलना। तो वैष्णवाइट मूवमेंट इतना स्ट्रांग हो रखा है आसाम में, इतनी तेजी से हिंदुआइज किया जा रहा है कि अपना नाम रख लेंगे स्वर्ग नारायण। और ऐसे में यह स्वर्ग नारायण के ऊपर बंगाल के शासक जितना मर्जी जोर लगा लें, युद्ध की नीति वही की वही खड़ी है, कोई सफलता नहीं मिलती। उतला हर बार डबल रिटेलिएशन के साथ इन्हें खदेड़ के भाग भेगा। तो बंगाल शासकों के अधीन कभी भी करतोया एक नदी है वहां पर, जिसे कभी कामरूप के लोगों ने बॉर्डर बनाया था, तो कभी भी ब्रह्मपुत्र क्रॉस करके ब्रह्मपुत्र का इलाका नहीं जीता गया बंगाल के द्वारा। इसी तरह वहीं पे खड़ा है बंगाल आज भी। जितना बंगाल तब जीता गया था, आज भी बंगाल उतना ही खड़ा है हिमालय में। ओके, दैट वाज द सीन। तो आसाम ऑलवेज इंडिविजुअली एग्जिस्ट करता रहा। आसाम में बहुत तेजी से वैष्णवाइट मूवमेंट एक्सीड कर गई। आचार्य नरेंद्र देव का इंपॉर्टेंट रोल है उनके द्वारा। हमने पढ़ा था ना कि उन्हीं के द्वारा ये सत्संग सिस्टम चलाया गया ना, सत्संगी सिस्टम आप सबने पढ़ा है। और उनके द्वारा वहां के शासकों को वैष्णविज्म में कन्वर्ट कर दिया गया। हिंदुआइजेशन का एक दौर वहां पर चल पड़ा, कोई दिक्कत की बात नहीं। नीचे आए थे उड़ीसा। अब उड़ीसा के समय बंगाल शासक शुरू से ही ये प्रयास करते रहते थे कि उड़ीसा में हमें कहीं ना कहीं अच्छे से हाथ आजमाने का मौका मिल जाए, हम डीप चले जाए। अब होता क्या है, 2 बार उड़ीसा के ऊपर आक्रमण होगा, जिसकी वजह से उड़ीसा खत्म होगा। शुरुआत में उड़ीसा काफी मजबूत है, गंगा डायनेस्टी का रूल है। ये वही गंगा डायनेस्टी के शासक हैं जिन्होंने द्वारा वहां पर क्या बनाया गया है, पुरी का जगन्नाथ मंदिर और सूर्य मंदिर वहां पर बनाया गया। इन पूरी शासकों के द्वारा काफी अच्छा होल्ड वहां पर रखा गया है। और पूरी शासकों का इतना दम है कि ये एक समय तक बंगाल में ऊपर नॉर्थ लखनौती तक दहाड़ मार रहे हैं, अपर रीजन तक जा रहे हैं। अदरवाइज बंगाल